नमस्ते बच्चों। जैसा कि हमने हेडिंग लगाया है SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म, तो आज का पूरा वीडियो लेक्चर हम SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म के ऊपर बनाएंगे। एक बात आपके लिए मैं कह दूं, इससे पहले अगर आपने SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में नहीं पढ़ा है तो आपको उसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ने से पहले बच्चों, साथ साथ ही आपको कार्बोकैटायन जानना है, तो आप कार्बोकैटायन पढ़ोगे, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी जानोगे, उसके साथ आप हाइपर कंजुगेशन क्या होता है और हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं और हाइपर कंजुगेशन की स्टेबिलिटी कैसे होती है, इन तीन कंसेप्ट को आप पहले जानो, उसका स्टडी करो और बाद में आप SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म अगर देखोगे तो बच्चों हम जो कष्ट उठा रहे हैं उसके साथ आप जो भी कष्ट उठा रहे हो वो सफल हो जाएंगे। इसलिए ये स्मार्ट वर्क होगा। एक बात उसके साथ मैं कह दूं, लेक्चर के साथ साथ आप नोट्स बनाना सीखो, क्योंकि अगर आप वीडियो ऐसे ही देखते रहोगे तो ये दिमाग से चला जाएगा और आप अगर 10 बार भी वीडियो को देखोगे, ट्राई करके देखो बच्चों, अगर नोट्स नहीं बनाओगे और वीडियो बहुत बार भी देखोगे तो कुछ आपको हासिल नहीं होगा। इसके साथ आप प्लीज आप इसके नोट्स बनाओ और उसे हफ्ते भर में रिवाइज करो, उसके बाद एक मंथ में उसे रिवाइज करो। ओके, हम सबसे कम समय में SN1 रिएक्शन के बारे में सब कुछ जानने की पूरी कोशिश करेंगे। हम अपना सब कुछ एफर्ट्स इसमें डाल देंगे। चलो हम शुरू करते हैं SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म। तो हम यस का मीनिंग होता है सब्स्टिट्यूशन, एन का मीनिंग होता है न्यूक्लियोफिलिक और वन का मतलब होता है बच्चों यूनिमोलेकुलर, यूनिमोलेकुलर रिएक्शन। यूनिमोलेकुलर का मतलब केमिकल काइनेटिक्स टॉपिक हमें बताता है कि इस रिएक्शन का रेट, दैट इज द रेट ऑफ SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म डिपेंड्स ओनली ऑन द वन रिएक्टेंट। एक ही रिएक्टेंट के ऊपर इस रिएक्शन का रेट डिपेंड है और वो भी होता है अल्काइल हैलाइड। हम देख रहे हैं रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड बच्चों। देखो दो रिएक्टेंट्स होंगे, एक तो होगा अल्काइल हैलाइड, उसके साथ होगा न्यूक्लियोफाइल, कि न्यूक्लियोफाइल ही न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करने वाला है। अल्काइल हैलाइड में एक न्यूक्लियोफाइल होता है, यानी कि लिविंग ग्रुप होता है, लाइक I-, Br-, Cl-, और सबसे पुअर लिविंग ग्रुप होता है F-। समझ में आ रहा है? तो ये लिविंग ग्रुप को निकालकर, यानी कि एक न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर नया न्यूक्लियोफाइल इसकी जगह लेने वाला है, इसलिए सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होने वाली है। इसमें एक बात हम बता दें कि सबस्ट्रेट में, यानी कि मेन रिएक्टेंट में कार्बन का जो भी हाइब्रिडाइजेशन होगा वो मेन प्रोडक्ट में नहीं चेंज होगा, वही हाइब्रिडाइजेशन रहने वाला है। तो इस रिएक्शन का रेट सिर्फ मेन रिएक्टेंट यानी कि अल्काइल हैलाइड के ऊपर ही होता है, इसलिए यूनिमोलिकुलर रिएक्शन कही जाती है। ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ओके, आपको यस, एन और वन का मतलब मालूम हो गया है। इससे भी पहले हम कुछ ट्रिक्स सबसे पहले देखेंगे, ट्रिक्स नहीं बोलते इसे, ये हमें जानना जरूरी है, उसके बाद हम इस रिएक्शन को स्टार्ट करेंगे। SN1 रिएक्शन सबसे अच्छा कौन शो करता है? तो ये सबसे अच्छा शो करता है बेंजाइल हैलाइड, बेंजील हैलाइड। ओके, हम बेंजील जानते हैं, फिनिल रिंग के आगे CH2 होता तो हम बेंजाइल बोलते, कई बच्चों से बेंजील भी बोलते, तो हम बोलेंगे टर्शरी बेंजाइल हैलाइड, टर्शरी बेंजाइल हैलाइड। ये सबसे अच्छे तरीके से SN1 रिएक्शन शो करता है, क्योंकि टर्शियरी बेंजाइल हैलाइड में आप इसका स्ट्रक्चर बना लो बच्चों, हर एक बात हम बता नहीं सकते, तो रेजोनेंस के वजह से ये बहुत ही स्टेबल होता है और SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म का इंटरमीडिएट ही कार्बोकैटायन होता है। द कार्बोकैटायन व्हिच इज मोर स्टेबल, वो सबसे पहले फॉर्म होगा, उसको सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस है फॉर्म होने में, इसलिए इसका कार्बोकैटायन बहुत ही स्टेबल होता है। इसमें भी हैलाइड आयोडीन होना चाहिए, उसके बाद ब्रोमीन चलेगा, उसके बाद क्लोरीन चलेगा। फ्लोरीन बहुत पुअर होता है, वो बहुत पुअर SN1 रिएक्शन शो करेगा, यानी कि बहुत कम यील्ड मिलेगी, प्रोडक्ट बहुत कम मिलेगा। इसके
इससे थोड़ा कम रिएक्टिव कौन होता है? तो सेकेंडरी, मैं शॉर्ट में लिखूंगा बेंजाइल हालाइड। ओके, उससे कम रिएक्टिव कौन होता है? तो प्राइमरी बेंजाइल हालाइड। ये 3 हो गए। इसके बाद हम अगर देखेंगे तो टर्शरी अलाइलिक हालाइड, सिर्फ अलाइल भी चलेगा, टर्शरी अलाइलिक हालाइड। आपने अलाइलिक के बारे में पहले जाना है बच्चों। हर एक बात हर लेक्चर में नहीं बोलते, आप इसके भी स्ट्रक्चर बना लो कैसे होंगे। इसके बाद हम देखेंगे सेकेंडरी अलाइलिक हालाइड, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं। इसके बाद प्राइमरी अलाइलिक हालाइड, इसके बाद टर्शरी अल्काइल हालाइड, सेकेंडरी अल्काइल हालाइड, इसके बाद होगा प्राइमरी अल्काइल हालाइड, सबसे अंत में होगा CH3X। X में भी बहुत सारे डिस्टिंग्विशिंग पार्ट्स होते हैं। आयोडाइड पहले से, फिर ब्रोमाइड, फिर क्लोराइड, उसके बाद पुअर मिथाइल क्लोराइड होता है। तो ये बात हमने क्यों बताई कि हम एग्जांपल लेने वाले हैं टर्शरी से। ये बहुत ये भी दिखाते ही है बच्चों, हमारा CBSE का टेक्स्ट बुक होता है, कई स्टेट्स में ये एग्जांपल बहुत बार दिया हुआ है। ट्रूली अल्काइल हालाइड्स है बच्चों, ये ट्रूली अल्काइल हालाइड्स है। तो हम इसका एग्जांपल लेंगे तो सबसे बढ़िया नहीं बोलेंगे, अच्छा वाला एग्जांपल क्या होता है? SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म का। तो समझो CH3 कार्बन, फिर एक बार CH3 और एक बार CH3, और यहाँ पे हमने लिया सपोज Br। इसका नाम होता है बच्चों टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। इसका IUPAC में खुद से जान लो। अगर इसमें हमने न्यूक्लियोफाइल ऐड किया, ये न्यूक्लियोफाइल वीक भी चलेगा, स्ट्रॉन्ग हो तो भी चल सकता है बच्चों, स्ट्रॉन्ग हो तो भी चल सकता है। लेकिन यहाँ पर NaOH और KOH की जरूरत नहीं है। यहाँ पर KCN, साइनाइड, N3- इसकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। वीक न्यूक्लियोफाइल फेवर्स द SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल फेवर्स द SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म। इसके बाद यहाँ पर हायर टेम्परेचर की जरूरत नहीं है। हायर टेम्परेचर अगर होता है तो बच्चों इलिमिनेशन के चांसेस बढ़ते हैं। इलिमिनेशन ही होता है, हम नहीं बोल रहे। हायर टेम्परेचर के ऊपर इलिमिनेशन के चांसेस बढ़ते हैं। तो ये लोअर टेम्परेचर पर होगा तो SN1 रिएक्शन के फिर चांसेस बढ़ेंगे। उसके साथ ही अगर यहां पर पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट होता है, पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट, तो पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर्स और इनिशिएट्स और इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ स्पीड नहीं, ये SN1 रिएक्शन को कैरी होने में मदद करते हैं। स्पीड तो सिर्फ यही बढ़ाएगा, इस रिएक्शन का रेट, इस रिएक्शन का स्पीड इसके कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड है, अल्काइल हालाइड के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर। सपोज हमने OH- का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया तो रिएक्शन का स्पीड बढ़ने वाला नहीं है। SN1 के केस में हमने अगर इसका स्पीड 2 गुना कर दिया, 2 टाइम्स बढ़ाया, तो रिएक्शन का रेट भी 2 टाइम्स बढ़ने वाला है। इसलिए द रेट ऑफ द रिएक्शन, दिस रिएक्शन पर्टिकुलरली डिपेंड्स ऑन concentration of alkyl halide and not on the concentration of nucleophile। तो आने वाला प्रोडक्ट देखो, इसका हम मैकेनिज्म देखेंगे, इसके बारे में बहुत कुछ बातें करेंगे। CH3 और यहाँ पे आने वाला है OH, बाहर निकलने वाला है Br-। ओके, ये कैसे होता है, इसका स्टेप वाइज मैकेनिज्म हम देखेंगे। तो ये SN1 रिएक्शन 2 स्टेप की होती है। एक स्टेप तो हमने जान ली कि पहले स्टेप में कार्बोकैटायन फॉर्म होने वाला है। ओके, ये रिएक्शन आप लिख लो, अगर बाद में भी लिखोगे तो भी चलेगा। पूरा बोर्ड लिख कर होने के बाद मैं साइड पर हो जाऊंगा। इट्स टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल और ये अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। इसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री भी जानेंगे, इसमें कैटालिसिस भी जानेंगे, इसके स्टेप्स कितने होते हैं वो भी जानेंगे। और उसके बाद एक बात और आपको बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट बात, इसके बाद जो लेक्चर आने वाला है वो होगा क्वेश्चंस ऑन SN1 एंड SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म। अगर बहुत सारे बच्चों ने SN1 SN2 को पढ़ा है तो डायरेक्टली उस लेक्चर पर जंप हो जाओ और SN2 और SN1 के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस जेईई मेन में अब तक पूछे गए हैं आज के डेट तक, नीट के एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए मेडिकल एंट्रेंस के एग्जाम में,
उस में से बहुत सारे क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियो लेक्चर में। तो जिनको भी SN1 SN2 अच्छे तरीके से आता है, उनका अगर समय बर्बाद हो रहा है, ये देखने के बाद बर्बाद तो नहीं होगा, लेकिन अगर समय बहुत कम है तो आप डायरेक्टली उस लेक्चर को देखो और शॉर्ट ट्रिक्स जान लो। ये अगर टर्शियरी अल्काइल होता है, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, इट इज द गुड रिएक्टेंट फॉर SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कौन कौन से होते हैं बच्चों? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट सबसे बढ़िया कौन होता है? H2O। इसके साथ फॉर्मिक एसिड COOH, ये भी सबसे बढ़िया पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है बच्चों। पोलर प्रोटिक, इसके साथ मिथाइल अल्कोहल CH3OH। मिथाइल अल्कोहल इज आल्सो ए गुड पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। मिथाइल के साथ साथ ही इथाइल अल्कोहल होता है C2H5OH, और इसके साथ एसिटिक एसिड भी होता है CH3COOH। ये मैंने ऑर्डर भी लिख रखी है और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स के नाम भी लिख के रखे। सबसे बढ़िया पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट H2O होता है, उसके बाद ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। ये डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ऊपर भी कुछ डिपेंड होता है। पोलर प्रोटिक भी हो, उसके साथ इसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी अगर ज्यादा होता है तब भी ये अच्छा सॉल्वेंट होता है। इसलिए इसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनमें से सबसे ज्यादा है, और एसिटिक एसिड का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत कम है इनमें से। अब देखो, आपको पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स मालूम हो गए, ये ऑर्डर बिल्कुल मालूम हो गई। इसके साथ चेंज हो सकता है, इसमें चेंज नहीं होगा, और कोई तो बीच में आ सकता है बच्चों। अगर हम क्वेश्चंस पे उसको डिस्कस करेंगे। अगर हम इसके काइनेटिक्स में बारे में बात करेंगे, काइनेटिक्स स्पीड ऑफ द रिएक्शन, या फिर किसके ऊपर पास उसका स्पीड डिपेंड है, तो रेट ऑफ दिस रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू, पर्टिकुलरली दिस रिएक्शन डिपेंड्स ऑन concentration of tertiary butyl bromide and not on concentration of OH माइनस। इसको ऐसा भी लिखा जाता है, रेट इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। K होता है स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। इसका रेट सिर्फ एक ही रिएक्टेंट के ऊपर है, इसलिए इसको इन्यूमरेटिव रिएक्शन बोलते हैं, और ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो होता है, इट इज द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ओके, अभी देखो, ये हम काइनेटिक्स में के बारे में हमने जान लिया। अब ये इसके ऊपर ही क्यों रेट रिपीट होता है, तो हमने बताया कि इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट, SN1 रिएक्शन का इंटरमीडिएट क्या होता है? कार्बोकैटायन होता है बच्चों, कार्बोकैटायन होता है। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी डिपेंड होती है रेजोनेंस के ऊपर। अगर रेजोनेंस होता है कार्बोकैटायन के साथ साथ रेजोनेंस भी दिखाता है। रेजोनेंस के बारे में भी हमने 11th स्टैंडर्ड में देखा है, हमने डिफरेंट 5 क्राइटेरिया देखे हैं किसके, रेजोनेंस शो करने के। तो कार्बोकैटायन है यानी कि पॉजिटिव चार्ज है, उसके साथ अगर पाई बॉन्ड होता है, अगर पाई बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्ज इज इन कंजुगेशन, तो उसको सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगा रेजोनेंस शो करने में। अगर कार्बोकैटायन भी है साथ में रेजोनेंस भी है, तो यहां पर हो रहा है ना, कार्बोकैटायन भी और रेजोनेंस भी है। बेंजीन यानी कि फिनाइल रिंग होगी इसके साथ में, कार्बन, जिस कार्बन के ऊपर, आप इसको मत लिखो, बाद में लिखो। सपोज ये होता है बेंजाइल बच्चों, ये होता है बेंजाइल, ये CH और यहां पर पॉजिटिव चार्ज, ये बेंजाइल कार्बोकैटायन है, बेंजीलिक कार्बोकैटायन है, हमने इसमें से हाइलाइट निकाल दिया है। तो ये देखो, ये पाई बॉन्ड और ये पॉजिटिव चार्ज इज इन कंजुगेशन। अगर ये कंजुगेशन में है तो सबसे स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अगर ये स्ट्रक्चर पर्टिकुलर इसका है ना, प्राइमरी का है, सेकेंडरी कैसा होगा? अगर मैं यहां से H निकालूं और फिर एक बार मैं यहां पर बेंजीन रिंग रख दूं, तो स्टेबिलिटी और भी बढ़ेगी, रेजोनेंस बढ़ेगा ना। ये यहां पर लिखा है सेकेंडरी बेंजीलिक हैलाइड। टर्शियरी कैसा होगा? तो इस तरह से होगा टर्शियरी वाला, ये टर्शियरी है, ये 3 डिग्री कार्बन है,
उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और तीनों साइड पर ये प्लेनर भी है बच्चों, तीनों भी बॉन्ड्स के ऊपर रेजोनेंस है, बहुत अच्छा रेजोनेंस है, इसलिए ये सबसे बढ़िया स्टेबल कार्बोकैटायन होता है। तो हम बात क्या कर रहे हैं, कार्बोकैटायन भी है और रेजोनेंस भी शो करता है, तो बहुत बढ़िया SN1 रिएक्शन शो करेगा। उसके साथ अलाइलिक देखेंगे हम, अलाइलिक में रेजोनेंस स्लाइटली कम होता है, तो अलाइलिक ऐसा होता है ना CH, बताओ आप, अलाइलिक कार्बन किसने देखा है? किसने देखा नहीं, आपने पढ़ा है अलाइलिक कार्बन। टर्शियरी अलाइलिक देखेंगे, इसके साथ आप नोट्स बनाओगे, सेकेंडरी अलाइलिक और उसके बाद प्राइमरी अलाइलिक भी हम देख सकते हैं बच्चों। अलाइलिक क्या होता है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के आगे आने वाला sp3, उसको हम अलाइलिक कार्बन बोलते हैं बच्चों। ये CH2 डबल बॉन्ड CH, इसके साथ ये हो रहा है CH2 और इसके ऊपर प्लस चार्ज। समझ में आ रहा है बच्चों? दैट पाई बॉन्ड एंड प्लस चार्ज इज इन कंजुगेशन। ये प्राइमरी है क्योंकि जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ये सिर्फ एक ही कार्बन को अटैच है, तो ये प्राइमरी अलाइलिक हालत हो गया। सेकेंडरी आप प्रिपेयर कर सकते हो, यानी कि लिख सकते हो। तो मैंने एक EH निकाला और यहाँ पे और एक बार ये लिख लिया CH डबल बॉन्ड CH2, और ये सेकेंडरी हो गया ना। इसके बाद इस H को भी हम रिप्लेस करेंगे और CH ट्रिपल बॉन्ड CH2। ये अलाइलिक फॉर्म करने की मेथड नहीं है, मैं टर्शियरी आपको बता रहा हूँ। टर्शियरी हो गया ये, अगर यहाँ पर EH होता है तो सेकेंडरी हो गया, और अगर यहाँ पर और एक H होता है प्राइमरी हो गया। इसमें फिर एक बार रेजोनेंस है, इसलिए ये नॉर्मल अल्काइल हैलाइड से बढ़िया स्टेबिलिटी दिखाता है। इसके बाद ये टर्शियरी, सेकेंडरी और प्राइमरी आपको अच्छे तरीके से आते हैं। तो ये अलाइलिक और उसके बाद नॉर्मल अल्काइल हैलाइड्स आते हैं, और इसका इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन है, इसलिए हम कार्बोकैटायन के बारे में पहले देखेंगे। और देखो ये 2 स्टेप का मैकेनिज्म होता है, 2 स्टेप का। लिखने में तो हम 3 स्टेप्स लिखेंगे, लेकिन ये 2 स्टेप का मैकेनिज्म होता है। एक स्टेप तो होती है पहली कार्बोकैटायन फॉर्मेशन, और सेकंड स्टेप होती है फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब एक बात थ्योरेटिकली, फिर लॉजिकली, SN1 के बारे में सोचने की जरूरत क्यों हो गई? सबसे पहले तो हमें SN2 रिएक्शन हमने पढ़ी थी, तो हमने जब ये रिएक्शन हमने प्रैक्टिकली करने की कोशिश की, तो हमारे एक्सपेक्टेशन ये थे, एक्सपेक्टेशन एक ही प्रोडक्ट आना चाहिए ना, एक ही प्रोडक्ट आना चाहिए। SN2 में क्या होता है? SN2 में देखो बच्चों 100% इन्वर्जन होता है, उसे हम बोलते हैं वाल्डन इन्वर्जन। तो हमें यहाँ पर क्या होना चाहिए? एक ही प्रोडक्ट आना चाहिए, वो भी कौन सा? इस ब्रोमीन के एग्जैक्टली अपोजिट साइड पर OH आना चाहिए। लेकिन जब बहुत सारे रिएक्शंस कैरी किए गए और उसमें जब ये ऑप्टिकल एक्टिव था, ऑप्टिकल एक्टिव यानी कि ये R1 बोलेंगे, इसे R2 बोलेंगे, इसे R3 बोलेंगे, तो ये कार्बन ऑप्टिकल एक्टिव हो गया, कायरल कार्बन हो गया। कब? जब ये तीनों R डिफरेंट होते, तो उस समय बच्चों 2 प्रोडक्ट्स डिफरेंट बने, एक ही प्रोडक्ट नहीं हुआ, 2 डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ गए, उसको हम स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे। ये इसमें क्यों नहीं पढ़ सकते? क्योंकि ये ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है। अगर ये ऑप्टिकल एक्टिव होता है तो 2 डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनेंगे। हमें एक्सपेक्टेशन थे एक ही प्रोडक्ट के और बन रहे हैं 2, तो ये कैसे हो सकता है? इसको पढ़ने के बाद मालूम हुआ SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म भी हो सकता है, और उसके बाद ये काइनेटिक्स, इंटरमीडिएट सब कुछ पढ़ा गया। तो रिएक्शन होने के बाद, प्रोडक्ट्स मिलने के बाद बच्चों मैकेनिज्म पढ़ा जाता है, मैकेनिज्म के बाद प्रोडक्ट्स नहीं पढ़ते। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? चलो हम मैकेनिज्म देखेंगे। मैकेनिज्म, इसका मैकेनिज्म 2 स्टेप का होगा मैकेनिज्म। स्टेप 1 फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। स्टेप 1 आप हेडिंग लगा सकते हो, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। तो क्या होगा देखो, हम यहां पर क्या करते हैं? यहां पर प्लस I इफेक्ट है। यहां पर देखो, यहां पर ये मिथाइल ग्रुप प्लस I इफेक्ट शो करता है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। ये भी पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट दिखाता है और ये भी पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट दिखाता है। ये तीनों ग्रुप क्या कर रहे हैं? देखो, ये तीनों भी ग्रुप
तीनों भी ग्रुप इस बीच वाले कार्बन को इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि इन दोनों के बीच हेटेरोलाइटिकली बॉन्ड ब्रेक होने वाला है, अनसिमेट्रिकल बॉन्ड ब्रेक होने वाला है, क्योंकि ब्रोमीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये ब्रोमीन क्या करेगा, और ये गुड लिविंग ग्रुप भी है, ये ब्रोमीन ये 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर इलेक्ट्रॉन अपने साथ लेकर बाहर जाएगा और बाहर भी जाएगा, लेकिन कार्बन को स्टेबल करने के लिए क्या होगा, ये ग्रुप, ये सेकेंड ग्रुप, ये थर्ड ग्रुप, तीनों भी इस कार्बन को स्टेबलाइज करेंगे, तीनों ग्रुप को स्टेबलाइज करेंगे। तो SN2 में क्या होता था, SN2 में इन दोनों को साथ साथ ही पढ़ना होता है बच्चों। SN2 में क्या होता था, प्राइमरी प्रेफरेबल है, उसके पहले भी मिथाइल को सबसे बढ़िया प्रेफरेंस होता है। मिथाइल यानी कि यहाँ पर H हो गया, और H इलेक्ट्रॉन देता नहीं है, H बढ़िया प्लस आई पे शो नहीं करता या फिर प्लस आई पे शो ही नहीं करता। तो कार्बन को स्टेबल होने के लिए या फिर इस X को बाहर निकलने के लिए सबसे पहले वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना जरूरी था। कहां पर? SN2 के केस में। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, ये तीनों इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं, तो ये कार्बन इसको छोड़ देगा। न्यूक्लियोफाइल के अटैक के पहले ही होगा बच्चों। ये न्यूक्लियोफाइल का अटैक सबसे पहले होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर ये निकलकर बाहर जाता है तो कार्बोकैटायन फॉर्म होगा। इस एग्जांपल का अगर हम मैकेनिज्म देखेंगे तो क्या होगा, देखो ये CH3, ये C ब्रोमीन, फिर एक बार CH3, फिर एक बार CH3। बच्चों कॉम्पिटिटिव एग्जाम में CH3 नहीं लिखेंगे, इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला ही ड्रॉ करेंगे। प्लस हम क्या लिख रहे हैं, प्लस हम OH माइनस नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, ये पहले आने वाला नहीं है। तो क्या होगा, हमारे यहाँ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है बच्चों, हम इसको हीट नहीं करेंगे। अब ये Br बाहर निकलेगा और ये कार्बन कुछ इस तरह से बनेगा, कार्बन नहीं कार्बोकैटायन बोलेंगे हम। यहाँ पर मिथाइल होगा, यहाँ पर भी मिथाइल होगा और यहाँ पर भी मिथाइल होगा, प्लस बाहर निकलेगा Br माइनस। अब देखो ये कार्बोकैटायन जितना ज्यादा स्टेबल उतनी बढ़िया SN1 रिएक्शन होगी। तो ये कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी है और यही रिएक्टेंट सबसे बढ़िया SN1 रिएक्शन शो करेगा, ये सबसे पुअर SN1 रिएक्शन शो करेगा। तो जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन उतने ही SN1 रिएक्शन होने के चांसेस सबसे ज्यादा होंगे। अगर मैं आपको बच्चों कार्बोकैटायन के बारे में बता दूं, कार्बोकैटायन, तो कार्बोकैटायन कुछ इस तरीके से होगा। कार्बोकैटायन इसका स्ट्रक्चर हम बनाएंगे, यहाँ पर ये कार्बोकैटायन है, ये इस तरह से बनेगा, प्लेनर स्ट्रक्चर है, इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2 इस कार्बन का। तो ये इस तरह से होगा। आपको कैमरे के सामने अगर बिल्कुल आ रहा है तो सब कुछ एक ही प्लेन में है, एक ही प्लेन में आ रहे हैं बच्चों। ऐसा भी देखोगे तो भी ये एक ही प्लेन में आ रहे हैं, ऐसा निकलना नहीं आता ना बोर्ड के ऊपर। तो अब इसके बाद ये अनस्टेबल है ना, क्योंकि कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है, ये अनस्टेबल हो रहा है। इसको स्टेबल करने के लिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट से न्यूक्लियोफाइल आने वाला है। कहां से आने वाला है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट से आने वाला है। इन सभी न्यूक्लियोफाइल्स को हमने इस सीरीज के इसके प्लेलिस्ट में आप देखो, जाके सर्च करो अपने चैनल को, कभी तो सर्च किया करो। हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का इंट्रोडक्शन बनाया था, उसमें 4 डेक बनाया था टेबल, उसमें ये सभी न्यूक्लियोफाइल्स हमने दे रखे हैं। इसमें से न्यूक्लियोफाइल कौन सा, कौन नेगेटिवली चार्ज है, ये सब हमने बताया, आप उसे देखो जरूर। तो ये प्लेनर स्ट्रक्चर है, ये यहां से भी खाली है, आप इसको बैक साइड अटैक बोल सकते हो, क्योंकि हमने इस तरह से रिएक्शन लिख रखी है। कोई बैक साइड फ्रंट साइड अलग नहीं होता। अगर आप इसको बैक साइड बोलोगे तो इसको फ्रंट साइड बोलेंगे। कई बच्चे इसको बैक साइड बोल सकते हैं, लेकिन हम सब एक ही कंसीडर करेंगे। इसको हम बैक साइड बोलेंगे और इसको फ्रंट साइड बोलेंगे। अभी देखो दोनों जगह से खाली है, तो न्यूक्लियोफाइल दोनों साइड से अटैक कर सकता है और अटैक करेगा भी, बैक साइड से भी अटैक करेगा और फ्रंट साइड से भी अटैक करेगा। तो अगर ये बैक साइड से अटैक करेगा तो ये कार्बन फिर एक बार रीअरेंज होगा और ये कुछ इस तरह से बनेगा, देखो इस तरह से होगा। ओके, ये कार्बोकैटायन है, इस तरह से होगा। ये हाइड्रोजन थोड़े स्लाइटली इंक्लाइन होंगे,
यहां पर कौन आने वाला है, OH माइनस, ये होगा बैक साइड अटैक। अगर ये OH माइनस फ्रंट साइड से अटैक करता है तो स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा। बस इसके बारे में हम स्टीरियोकेमिस्ट्री में बात करते हैं। और स्टीरियोकेमिस्ट्री कब एप्लीकेबल है बच्चों, स्टीरियोकेमिस्ट्री सिर्फ अगर ये ऑप्टिकल एक्टिव होता है, ये कार्बन का आयरन होता है, तभी स्टीरियोकेमिस्ट्री एप्लीकेबल है स्टडी करने के लिए। और ये SN1 मैकेनिज्म कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए स्टीरियोकेमिस्ट्री के ऊपर ही क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस बताते हैं हम। तो चलो पहला स्टेप आपको मालूम हो गया, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। इसमें प्रेफर क्या होगा, दोज कार्बोकैटायंस आर प्रेफर व्हिच हैव मोर स्टेबिलिटी। उसके बाद स्टेप सेकंड में क्या होगा, स्टेप सेकंड में न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। स्टेप सेकंड में यहां पर हमने डायरेक्ट लिख रखा है, तो होगा ये इस तरह से लिखेंगे बच्चों, CH3। अब समझ लो मुझे क्या लिखना है, CH3 C, ऊपर हम CH3 लिखेंगे, नीचे भी CH लिखेंगे, इसके ऊपर प्लस चार्ज है बच्चों। प्लस क्या आने वाला है, H2O आने वाला है। H2O अगर हमने ऐड किया, H2O अगर ऐड किया तो H2O इसे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, और ये न्यूक्लियोफाइल भी है, इसमें से OH माइनस अटैक करने वाला है। इस स्टेप में नहीं, O के ऊपर 2, ये न्यूट्रल भी है ना, ये न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल भी है बच्चों। ये एक्वियस फेज में होना बहुत जरूरी है। एक्वियस फेज में, ये अगर गैसियस फेज में होता है तो बच्चों SN1 रिएक्शन शो होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि अगर गैसियस फेज में होता है तो इस टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड को कार्बोकैटायन तक जाने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी। इसको हम एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। किसको, अगर हम इस पूरे मैकेनिज्म को एक डायग्राम में शो करेंगे तो ऐसा होता है। इसको हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बोल सकते हैं, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। कभी कभी बार इसे 3 पिक के डायग्राम भी निकालते हैं, और कई बुक्स में इसके 2 पिक्स के डायग्राम भी होते हैं। 2 पिक्स यानी कि 2 स्टेप। तो यहां पर होता है एनर्जी, और यहां पर रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स, रिएक्शन कैसे कैसे आगे बढ़ती है। तो ये रिएक्टेंट है बच्चों, और यहां ऊपर तक जाएगा और नीचे आएगा। यहां पर कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट कार्बोकैटायन। तो इस रिएक्टेंट को कार्बोकैटायन तक जाने के लिए अगर हमने H2O को गैस फेज में लिया तो बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, बहुत देर भी लगेगी। अगर बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी तो रिएक्शन स्लो होगी। इस चेंज को हम एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। एक्टिवेशन, इसको यहां तक जाने के लिए जितनी एनर्जी लगी उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। अगर मैं इसी लेक्चर में ये सभी स्ट्रक्चर निकालूं, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के बारे में बताऊंगा, हाइपर कंजुगेशन बताऊंगा, SN2 बताऊंगा, और बहुत सारे बेसिक बताऊंगा, तो आपको एक्टिवेट करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी और लेक्चर 2-3 घंटे का हो जाएगा। तो ये इसको मोटिवेट करेंगे, एक्टिवेट करेंगे कि आप रिएक्टेंट पहले कार्बोकैटायन बनाओ। तो ये कब ज्यादा होगा, जब H2O गैसियस फेज में होगा। तो ये फेवरेबल नहीं है, इसलिए हमें H2O को एक्वियस फेज में लेना है। तो एक्टिवेशन एनर्जी कम लगेगी और रिएक्शन सबसे बढ़िया और फास्ट होगी। तो इसे हमें एक्वियस स्टेट में लेना है। हो गया, आपको मालूम हो गया। देखो हम बहुत कोशिश करते हैं आपको पढ़ाने की, आप बिल्कुल मन लगातार पढ़ो। ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर है और ये इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है। तो ये इसके ऊपर अटैक करेगा और क्या बनाएगा, देखो ये CH3 हो गया, ये कार्बन, फिर एक बार मिथाइल, फिर एक बार मिथाइल बच्चों, ये बॉन्ड हो गया C और O के बीच में, O को H और H और O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ये भी स्टेबल नहीं है बच्चों, ये भी स्टेबल नहीं है, आपको मालूम हो रहा है। तो इसका नाम कौन बता सकता है, ऑक्सीजन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सोनियम आयन। और यहां पर मिथाइल इसलिए टर्शियरी ब्यूटाइल ऑक्सोनियम आयन, टर्शियरी ब्यूटाइल ऑक्सोनियम आयन। इसको अगर H यहां पर नहीं होता है बच्चों, H यहां पर नहीं होता है तो टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल होगा ना। तो इसको एक और भी नाम है, और हम लिखेंगे, और ये प्रोटोनेटेड
टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल भी है बच्चों, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल भी है। ये प्रोटॉन है, ये अगर यहां पर जाता है तो H प्लस बचेगा, ये टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल कहलाएगा, और ये प्रोटॉन, प्रोटोनेटेड टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, कहीं कई बार इसका नाम पूछते हैं। उसके बाद क्या होगा देखो, ये थर्ड स्टेप में, या फिर आप इसको आने वाले रिएक्शन को इसी स्टेप में भी लिख सकते हो। अगर क्वेश्चन इसके ऊपर बनता है स्टेट बोर्ड के लिए या फिर आपके स्टेट के एंट्रेंस के लिए कि SN1 रिएक्शन कितने स्टेप की होती है, तो 2 स्टेप की होती है। फर्स्ट स्टेप फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, सेकंड स्टेप फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो देखो ये फिर एक बार मैं लिखूंगा CH3 CH3 और एक बार CH3, यहाँ पर OH और प्लस चार्ज, और एक बार H2O इन एक्वियस फेज। तो क्या होगा देखो, अब क्या होगा, अब ये जो बॉन्ड है ऑक्सीजन के पास आ जाएगा, ये H ऑक्सीजन के पास जाएगा, इस ऑक्सीजन के पास, इसका अटैक इसके ऊपर होगा। तो देखो CH3C, फिर एक बार CH3, फिर एक बार CH3, और यहाँ पर OH हो गया, ये तो हमारा प्रोडक्ट बन गया। उसके साथ क्या हो रहा है, इसका बन रहा है H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन, तो ये अनस्टेबल हो गया बाद में। ये हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस ये कंबाइन होगा इस Br माइनस के साथ, Br माइनस, तो क्या बनाएगा देखो, स्टेबल होने के लिए H2O होगा और उसके साथ HBr बनेगा। तो रिएक्शन को इस तरह से लिखते हैं, ये हो गया और ये नीचे, ये हमारा प्रोडक्ट्स है। और ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक भी है बच्चों। एक्सोथर्मिक क्यों, क्योंकि इससे बढ़िया बॉन्ड यहां पर बन रहा है इन दोनों के बीच में। C और O में से बॉन्ड स्ट्रांग होता है, फिर C और Br में से बॉन्ड स्ट्रांग होता है बच्चों। इसका ओवरलैप कम होगा ना, दोनों का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बहुत दूर दूर तक है। कार्बन का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 होगा, ब्रोमीन का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5 होगा, ओके, और 5 नहीं 4 होगा, ब्रोमीन का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 होगा, और यहां पर कार्बन का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 होगा और ऑक्सीजन का भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 होगा। अगर बॉन्ड दो सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बीच में होता है तो बॉन्ड स्ट्रांग होता है। ये वीक बॉन्ड है, इससे बढ़िया बॉन्ड ये C और O के बीच में है, स्ट्रांग बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, इसलिए ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और प्रोडक्ट्स आर मोर स्टेबल देन रिएक्टेंट्स। डायग्राम क्या बताती है देखो बच्चों, हमने ये रूल बहुत बार देखा है ना, एनर्जी इंक्रीजेस स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। तो रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है और प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, तो प्रोडक्ट्स आर मोर स्टेबल, रिएक्टेंट्स आर लेस स्टेबल। और ये ट्रांजिशन स्टेट सेकंड है, 2 स्टेप की रिएक्शन है। और ये एक ये है ना, ये यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी, ये 2 बोलेंगे, ये भी फर्स्ट, ये 1 बोलेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी फर्स्ट। जितना बढ़िया पिक, जितना बढ़िया नहीं, जितना बड़ा पिक उतनी एनर्जी लगेगी वहां तक ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचने के लिए, ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचने के लिए। तो इसमें से ये स्टेप स्लो स्टेप होती है और स्लो स्टेप कैन डिटरमाइंस द डैश डैश डैश, स्लो स्टेप कैन डिटरमाइंस द रेट ऑफ द रिएक्शन, हिंस दैट इज द RDS। इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, which step is rate determining step? The first step of formation of carbocation is the rate determining step in SN1 reaction mechanism। ओके, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फटाफट से इसको लिख डालो। देखो ये हो गया मैकेनिज्म SN1 रिएक्शन का। अगर ये 2 स्टेप की होती है और इंटरमीडिएट है कार्बोकेटायन, स्टेबल इज द कार्बोकेटायन, फास्टर इज द SN1 रिएक्शन। इसके बाद देखो बहुत और भी पॉइंट्स आ सकते हैं, जैसे कि इसके हम स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ेंगे। स्टीरियो केमिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टीरियो केमिस्ट्री। यही से क्वेश्चन बनेंगे बच्चों, यही से क्वेश्चंस बनेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री। ये कब एप्लीकेबल होगी, जैसे हमने बताया अगर रिएक्टेंट ऑप्टिकल एक्टिव है तो ही, तो हम ऑप्टिकल एक्टिव रिएक्टेंट को लेंगे। सपोज ये कार्बन है, यहां पर मिथाइल होगा, चलो इसको हम ड्रॉ करेंगे लाइक दिस, ये इस तरह से बनाएंगे। यहां पर सपोज इथाइल होगा,
यहाँ पर डॉटेड लाइन से बनाओ, बी आर को डार्क लाइन से बनाओ, और एक बार कौन लेंगे हम, सपोज यहाँ पर चलो बढ़िया वाला लेंगे, तो CH3 और CH3 ले सकते हो, प्लस अगर यहां पर OH माइनस होता है इन प्रेजेंस ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, यानी कि SN1 रिएक्शन ये शो करेगा। तो इसके दो प्रोडक्ट्स बनने वाले हैं, क्योंकि पहले तो Br रिमूव होगा, ये बढ़िया प्लस आई इफेक्ट शो करता है, ये भी बढ़िया प्लस आई इफेक्ट शो करता है, और ये भी बढ़िया प्लस आई इफेक्ट शो करता है। तो सबसे पहले क्या होगा, कार्बोकेटायन फॉर्म होगा, और कार्बोकेटायन के साथ प्लेनर होता है, तो ये अटैक बैक साइड से भी करेगा और ये अटैक फ्रंट साइड से भी करेगा। तो देखो, अगर सबसे पहले अटैक बैक साइड से होता है तो, और अटैक तो सबसे पहले बैक साइड से ही होता है, क्योंकि हम बताएंगे अभी ये कार्बन यहां पर ऐसे ही लिखेंगे CH3, बैक साइड का मतलब ये होता है ये डॉटेड बॉन्ड, यानी कि पीछे जाने वाले बॉन्ड के ऊपर ब्रोमीन है, तो OH यहां पर नहीं आने वाला है बच्चों। OH कहां पे आने वाला है, तो OH ये बैक यहां जाएगा और यहां पर OH बनेगा, ये जाके यहां पे आ जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, आइसोप्रोपाइल CH3 और CH3। आप C3H7 भी लिख सकते हो, N भी लिख सकते हो, N प्रोपाइल भी और आइसोप्रोपाइल भी चलेगा। यहां पर जो है वही ग्रुप यहां पर लिखना है, और देखो यहां पर इथाइल है। ये कब होगा, जब बैक साइड अटैक होता है, बैक साइड अटैक। देखो, अगर जहां पर लिविंग ग्रुप है वहीं पे अगर न्यूक्लियोफाइल आता है तो हम उसको रिटेंशन बोलते हैं, और अगर न्यूक्लियोफाइल के अपोजिट साइड पर अगर न्यूक्लियोफाइल आता है, यानी कि लिविंग ग्रुप के बच्चों अपोजिट साइड पर न्यूक्लियोफाइल अगर आता है तो उसे हम इन्वर्जन बोलेंगे। ये इन्वर्जन है ना, इन्वर्जन। 100% इन्वर्जन नहीं है बच्चों, अगर 100% इन्वर्जन होता है तो उसे हम वाल्डन इन्वर्जन बोलते हैं। ये हो गया बैक साइड अटैक, इस तरह से ना, बैक साइड नहीं, ये हो गया बैक साइड अटैक। ओके, ये बैक साइड अटैक हो गया, और आगे से भी ये खाली है ना, फ्रंट साइड अटैक अगर होता है, फ्रंट साइड अटैक, तो स्ट्रक्चर ऐसा ही लिखेंगे, ब्रोमीन के बदले OH आ जाएगा, CH3 डॉट 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 OH, यहां पर होगा हमारा CH3 और CH3 और इथाइल। ओके, इट इज एन रिटेंशन, इट इज एन रिटेंशन। अगर आप डिफिकल्ट, यानी कि जो कठिन हमारी परीक्षा होती है, जेई, नीट, इसके नाम आगे जाके बदल भी सकते हैं बच्चों, तो इसमें इसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आप आपके स्टेट बोर्ड्स के एग्जाम के बारे में पढ़ते हैं तो इसको 50% बोलते हैं और इसको भी 50% बोलते हैं। हालांकि बहुत ही कम एग्जाम्पल्स में ये 50-50% होता है, स्लाइटली चेंज होता है, और इन्वर्जन ज्यादा होता है रिटेंशन से। और इन्वर्जन रिटेंशन से क्यों ज्यादा होता है, अगर इसके बारे में हम आपको बता दें तो बहुत लॉजिकली है ये। देखो, ये था ना पहले, आप इसे इमेजिन करो, तो इसको देखेंगे हम, ये आपका ब्रोमीन है, सपोज इट इज ब्रोमीन, ये ऑप्टिकल एक्टिव कार्बन है ना, कायरल कार्बन है, ये इसको CH3 पढ़ो, ये आपकी तरफ आ रहा है तो ये आइसोप्रोपाइल और ये इथाइल हो गया। ओके, ये तीनों भी बढ़िया प्लस आई इफेक्ट शो करते, तो ये सभी इसको इलेक्ट्रॉन देंगे, ये यहां से कार्बन निकलेगा, और ये निकलेगा तो हम डेफिनेटली बनाएंगे इसको। अगर Br निकलेगा तो स्ट्रक्चर हमारा कुछ इस तरह से बनेगा, कार्बोकेटायन स्टेबल भी है क्योंकि टर्शियरी होगा, ये कार्बोकेटायन हो रहा है। अभी देखो, ये यहां से Br निकला है, लेकिन निकलने के बाद जल्दी बहुत दूर नहीं जाता है ना, बहुत दूर जल्दी नहीं जाता है, तो ये यहीं पे रुकेगा कुछ समय के लिए। हमारा OH माइनस आने वाला है, OH माइनस तो आ रहा है यहां से, सबसे पहले ट्राई करेगा सामने वाले, लेकिन यहां पर कौन रुका है, बॉन्ड तो ब्रेक हो गया है बच्चों, लेकिन ये कुछ समय के लिए रुका है, तो ये OH माइनस पीछे से जाएगा। अगर जब ये OH माइनस बाजू हो जाएगा तो दूसरी बार ये फ्रंट साइड से अटैक करेगा। समझ में आ रहा है? तो इन्वर्जन पहले होगा, बाद में रिटेंशन होगा, इसलिए इन्वर्टेड प्रोडक्ट ज्यादा होता है और रिटेंशन प्रोडक्ट थोड़ा कम होता है। यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं,
अगर ये अप्रोक्सीमेटली सेम होते 50-50%, तो हम इसे बोलते हैं रेसिमाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको? रेसिमाइजेशन। और कई बार इसको रेसेमिक मिक्सचर भी बोला जाता है, रेसेमिक मिक्सचर भी बोला जाता है। और रेसिमाइजेशन में किसको फेवर करेंगे? इन्वर्जन को, और रिटेंशन कम होगा, यानी कि ऐसा नहीं 70-30, तो ये 90-10 ऐसा नहीं होता। तो देखो, और एक बार मैं बताता हूं आपको, अगर ये सभी रेसिमाइजेशन कंसिडर करो, ये 96% हो गए हैं। कितना हो गया रेसिमाइजेशन? 96%, यानी कि आप देखो, यानी कि इन्वर्जन हो गया इसमें से आधा 48%, रिटेंशन हो गया 48%, बचा हुआ 4% इसमें आ जाएगा, ये होगा 52%। 96 का मतलब ये नहीं कि इन्वर्जन 96%। सपोज और एग्जांपल आप ले लो खुद से, 98% इन्वर्जन, 98% रेसिमाइजेशन अगर शो करता है, तो हमें इन्वर्जन का प्रोडक्ट बताओ कितना परसेंट होगा। तो इसमें 49, ये 49, बचा हुआ 2 इसमें आ जाएगा, और ये हो जाएगा 51। ओके, इससे स्लो हम नहीं बताएंगे, आप इसे लिख लो, लिख लिया, बाद में रेस करेंगे। और देखिए मैकेनिज्म तो है ही बच्चों, इसको हम स्टीरियोकेमिस्ट्री बोलते हैं। ये मिरर इमेज है ना, बोथ आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। तो इसको अगर हम डेक्स्ट्रो बोलते हैं, तो इसको हम लिवो बोलेंगे। अगर आप इसको लिवो बोलते हैं बच्चों, तो ये डेक्स्ट्रो कहलाएगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकली डिटरमाइन होता है कौन डेक्स्ट्रो और कौन लिवो। और अगर दोनों भी आपको बताया गया थ्योरेटिकली, SN1 रिएक्शन के बाद इन्वर्जन 50% है एग्जैक्टली, और रिटेंशन भी 50% है, तो दोनों ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाएंगे। डेक्स्ट्रो लिवो तो हो जाएंगे, लेकिन ऑप्टिकल इनएक्टिव क्यों? क्योंकि इसका, अगर ये डेक्स्ट्रो है बच्चों 50% डेक्स्ट्रो, तो ये क्लॉकवाइज घुमाएगा, ये 50% लिवो है तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। और ये 50% डेक्स्ट्रो इक्वल्स टू 50% लिवो कैन कैंसल द रोटेशन ऑफ ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे के रोटेशन कैंसिल करेंगे, क्योंकि ये 50% है, ये 50% है, और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। इसको हम रेसेमिक मिक्सचर बोलते हैं। और 100% रेसेमिक मिक्सचर, 100% रेसेमिक मिक्सचर का मतलब बताओ मुझे। 100% रेसेमिक मिक्सचर का मतलब डेक्स्ट्रो 50% बच्चों, लिवो 50%, और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। यहां पर कायरल कार्बन है, फिर भी ऑप्टिकली एक्टिव क्यों? दोनों मिला के, क्योंकि बोथ कैन कैंसल्स द रोटेशन ऑफ ईच अदर। इसको हम कंपेंसेशन बोलते हैं। इसलिए ये ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाएंगे कब? जब ये 100% रेसिमाइजेशन शो करेगा। चलो हो गया, आपको इन्वर्जन क्यों ज्यादा होता है ये भी मालूम हो गया। और इसके बदले आप कौन सा भी कायरल कंपाउंड ले सकते हो, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड ले सकते हो। और क्या हम बताएंगे, चलो और एक हम बात करेंगे कैटालिसिस के बारे में। कैटालिसिस, और आपको जेई एडवांस तक नहीं बताऊंगा मैं, जेई मेन और नीट तक यहाँ पर 2 कैटलिस्ट हो सकते हैं, एक तो Ag+ हो सकता है या फिर Pb+ हो सकता है। इसके साथ रूट बदल सकता है। अगर हम ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड अगर कोई लेते हैं, सपोज कार्बन है, ये आयोडीन है, ये समझो, ये समझो, ये मिथाइल समझो। ओके, ये ऑप्टिकल एक्टिव है ना बच्चों, क्योंकि 4 डिफरेंट ग्रुप्स आर देयर, बट ये प्राइमरी भी है। तो प्राइमरी है तो क्या होने वाला है, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल समझो, न्यूक्लियोफाइल है, या फिर OH- लेंगे हम, या फिर H2O भी ले सकते हो आप। चलो H2O ही दे दो। तो यहाँ पर 2 चॉइसेस हो सकते हैं। अगर ये नहीं दिया है तो बच्चों, चलो Ag+ और Pb++ को नहीं दिया है, तो ये रिएक्शन कौन से होने वाले, SN2 या फिर SN1? SN2 या SN1? देखो टेम्परेचर यहाँ पर नहीं लिखा है, हालांकि ये प्राइमरी है, तो प्राइमरी प्रेफर्ड इन SN1 और प्राइमरी प्रेफर्ड इन SN2। तो प्राइमरी प्रेफर्ड इन SN2, तो हमें एक बार मिलेगा SN2, यानी कि वाल्डन इन्वर्जन। आपको मालूम हो रहा है वाल्डन इन्वर्जन। और इसमें
इन्वर्टेड प्रोडक्ट चाहिए, इन्वर्टेड प्रोडक्ट, और साथ ही रिटेंशन प्रोडक्ट, यानी कि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए रेसिमाइजेशन। तो क्या करना होगा, रेसिमाइजेशन के लिए हमें आइदर वी हैव टू यूज Ag प्लस कैटलिस्ट और Pb प्लस प्लस कैटलिस्ट को हमें यूज करना चाहिए। तो रेसिमाइजेशन होगा, यानी कि डेक्स्ट्रो भी बनेगा और लेवो भी बनेगा, क्योंकि ये ऑप्टिकल एक्टिव है बच्चों। ये ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होता है तो रेसिमाइजेशन बिल्कुल भी नहीं निकल सकते। ये कब होगा, जब ये ऑप्टिकल एक्टिव भी है और प्राइमरी भी है। प्राइमरी होता है तो SN2 शो करेगा, लेकिन हमें चाहिए रेसिमाइजेशन, तो हमें क्या लगेंगे, कैटलिस्ट लाइक Ag प्लस और Pb प्लस प्लस। इसको आप लिख लो, स्क्रीनशॉट लो, लिख लो, हो गया। चलो, इट इज द एवरीथिंग अबाउट SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म। हमने बहुत कुछ बताया SN1 रिएक्शन के बारे में, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी की ऑर्डर। और एक बात होता ऐसी होती है, ये हाइपर कंजुगेशन भी दिखाता है। हाइपर कंजुगेशन से भी स्टेबिलिटी बढ़ती है। हाइपर कंजुगेशन से क्योंकि देखो इसमें एक पॉइंट आने वाला है, अगर ये टर्शरी है बच्चों, टर्शरी कार्बोकैटायन होता है, तो जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसके नजदीक वाला कार्बन होता है अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा। यहाँ पर अल्फा H3 हो गए और यहाँ पर भी अल्फा H3, यहाँ पर भी अल्फा H3, तो टोटल 9 अल्फा H हो गए। तो ये हाइपर कंजुगेशन, इसके हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स 9 बार आ सकते हैं, तो ये स्टेबिलिटी बढ़ेगी। जितने ज्यादा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। अगर आप सेकेंडरी लोगे तो यहाँ पर H होगा ना, इसको अल्फा H नहीं बोलते, अल्फा H अल्फा कार्बन को अटैच H को अल्फा H बोलते हैं। तो इसके अल्फा H 6 हो गए, स्टेबिलिटी थोड़ी कम हो गई। इसको देखो, ये प्राइमरी है और यहाँ पर अल्फा H कितने हैं, सिर्फ 3 अल्फा H, तो स्टेबिलिटी उससे भी कम होने लगी। और अगर यहाँ पर H ही है तो स्टेबिलिटी और भी कम होगी, क्योंकि यहाँ पर अल्फा H एक भी नहीं है, ये हाइपर कंजुगेशन शो ही नहीं करेगा। और हाइपर कंजुगेशन की वजह से क्या होगा, देखो हाइपर कंजुगेशन की वजह से अगर हमने यहां पर हाइपर कंजुगेशन के केस में हमने सॉल्वेंट्स क्या देखे थे, गैसेस फेज में देखे थे, और सॉल्वेंट्स हमने एक्वियस फेज में भी देखे थे। हाइपर कंजुगेशन के साथ अगर हम सॉल्वेंट्स को बदल देंगे, सॉल्वेंट्स को, तो क्या होता है, सॉल्वेंट के साथ if we heat the reaction mixture, सॉल्वेंट भी है हमारा पोलैरिटी सॉल्वेंट और हम हीट भी कर रहे हैं, तो हीटिंग में क्या होता है, देखो हम यहां पर लेंगे CH3 फॉर एग्जांपल, थ्राइस CBr वही एग्जांपल, साथ में OH माइनस होगा, HOH से आ सकता है। और अगर हम इसे हीट करेंगे बच्चों तो क्या होगा, तो इसका हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर आ जाएगा। आपने देखा है ना हाइपर कंजुगेशन किसका कैसे होगा, फर्स्ट स्टेप में ये CH3, ये C, और एक बार मैं निकल रहा हूं, और ये प्लस, ये C, ये H हम ऐसे दिखाएंगे। इसमें क्या होता है, इसको हम नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं ना, हाइपर कंजुगेशन को हम नो बॉन्ड रेजोनेंस भी शो करते हैं, दिखाते हैं। तो इसका एम्प्टी पी ऑर्बिटल, इसका एम्प्टी पी ऑर्बिटल, यानी कि इमेजिन करो बच्चों इस तरह से, समझो ये मिथाइल 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 ही है, ये मिथाइल 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 ये प्लेनर है इस तरह से। इसका अगर यहाँ पर एम्प्टी पी ऑर्बिटल है, ये एम्प्टी खाली पी ऑर्बिटल है जिसके ऊपर प्लस चार्ज है, उस कार्बन के, जिस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है उस कार्बन के, सॉरी उस कार्बन के एम्प्टी पी ऑर्बिटल यहां पर है, ऐसे इमेजिन करो। ओके, तो ये मिथाइल को, इसे हम मिथाइल भी बोल सकते हैं, मिथाइल, तो चलो मिथाइल लेंगे, ये भी मिथाइल है, आप इमेजिन करो ये भी मिथाइल है। तो ये देखो ये रोटेट होने लगेगा, और रोटेशन बहुत बार हो सकते हैं। एक बार क्या होगा, ये एम्प्टी पी ऑर्बिटल और इसमें से एक CH सिग्मा बॉन्ड दोनों एक अलाइनमेंट में हो जाएंगे, एक के सामने आ जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो इसका CH सिग्मा बॉन्ड यहां पर ट्रांसफर होगा और ये बॉन्ड यहां पर ट्रांसफर होगा, ये H निकलेगा H प्लस बनकर, और ये बॉन्ड अगर यहां पर निकलता है तो ये डबल बॉन्ड हो जाएगा और ये स्टेबल हो जाएगा। अब क्या होता है देखो, ये 9 बार हो सकता है,
लेकिन अगर हम हीट करेंगे, अगर हम हीट करेंगे तो ये OH यानी कि H2O बच्चों, H2O यहाँ ऊपर जाएगा और इस कार्बन के ऊपर अटैक करने से पहले ये H+ को लेकर खा लिया जाएगा। और अगर हम इसको हीट नहीं करेंगे, तो ये इंटरमीडिएट फॉर्म करेगा, जैसा कि हमने ऑक्सोनियम आयन बोला था ना। ये क्या करेगा, ऑक्सोनियम आयन फॉर्म करेगा, ये O इस H के साथ बॉन्ड बनाएगा और ये ऑक्सोनियम आयन फॉर्म करेगा। हीट करेंगे तो ऑक्सोनियम आयन फॉर्म नहीं करेगा, इस H को लेकर ये नीचे आ जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर हीट नहीं करते। हीट करते हैं तो इलिमिनेशन बनेगा और हीट नहीं करते तो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बनेगा। ओके, इट इज द एवरीथिंग अबाउट SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म। इसके बाद का वीडियो लेक्चर बच्चों किसके ऊपर आने वाला है, तो क्वेश्चंस फ्रॉम SN2 एंड SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म फ्रॉम नीट प्रीवियस एग्जाम्स एंड JEE मेन के प्रीवियस एग्जाम्स। आप इसको अगर अच्छी तरह से पढ़ोगे और इसके नोट्स बनाओगे तो डायरेक्ट आप उस लेक्चर को देखो, एक भी क्वेश्चंस आपसे छूटेगा नहीं। हम क्वेश्चंस की पूरी प्रैक्टिस करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, थैंक यू।